Assalamu alaikum, my dear students. So, right after the lecture of Age of Enlightenment, I am uploading this lecture, The Romantic Period in English Literature. क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत आपस में related हैं. It was the Romantic Age which came as a movement, as a reaction to the Age of Enlightenment and as a reaction to the beliefs of the Age of Enlightenment. और वो सारे क्या हैं? We will be reading in this lecture. So without wasting any second, let's get started. सबसे पहले तो हमें एक बैकग्राउंड हासिल करना है कि what basically is this romantic age, या हम इसको romantic age कहते क्यों हैं और इसका आया दूसरा कोई नाम है. तो बगैर टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं. The Romantic Age, also known as the Romantic Movement, followed the Enlightenment, which emphasized reason, logic, and scientific progress. ये हमें बताते हैं कि ये एज जिसको हम रोमांटिक मूवमेंट भी कहते हैं, ये इनलाइटनमेंट एज के बाद आई. जो इनलाइटनमेंट एज जिसका एम्फेसिस क्या था, रीज़न पे था, लॉजिक पे था, साइंटिफिक प्रोग्रेस पे था. तो ये एज एज अ रिएक्शन टू रीज़न, लॉजिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस, एज अ रिएक्शन टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस और इन सब चीज़ों पे आई थी. हाउएवर ये बात अब यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चूँकि ये रिएक्शन थी तो जाहिर है जब आप किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं तो आप सबसे पहले उसके एक्ट्स को, उसके एक्शंस को रिजेक्ट करते हैं. अब देखते हैं कि रोमांटिक्स ने एनलाइटनमेंट एज की क्या चीज़ों को और किस बिलीफ सिस्टम को रिजेक्ट किया था. जितने भी थिंकर्स, फिलोसफर्स और राइटर्स रोमांटिक एज के थे उनको हम रोमांटिक्स कहते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स सी व्हाट दे रिजेक्टेड. The Romantics rejected these ideals, favoring emotion, individualism, and the sublime beauty of nature. Romanticism began as a reaction to the Industrial Revolution and the political upheavals of the time, including French Revolution and American revolutions. The movement sought to counteract the mechanization of life, focusing on human emotion, creativity and the natural world. बड़ी सिंपल सी बात है. रोमांटिक्स ने रीज़न को, लॉजिक को, साइंटिफिक प्रोग्रेस को सफाई सुथराई से रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि रीज़न और लॉजिक की जगह इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट. इंडिविजुअलिज्म तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन नेचर की सबलाइम ब्यूटी, सबलाइम माने शानदार, नेचर में जो शानदार खूबसूरती है वो है इम्पॉर्टेंट. ये कहते हैं कि ये जो एज है रोमांटिसिज्म, ये मूवमेंट है, ये एक रिएक्शन थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़. ज़ाहिर है इनलाइटनमेंट पीरियड में जब इंसान अपने जहन से सब कुछ कर रहा था, साइंस से सब कुछ कर रहा था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी. इंसान बड़ा मशीनी हो चुका था, इंसान बड़ा साइंसी हो चुका था, इंसान के अंदर से इमोशंस ख़त्म हो चुके थे, इंसान के अंदर से नेचर ख़त्म हो चुकी थी. तो ये रिएक्शन था इंसान को वापस उसकी ट्रू रूट्स की तरफ लेके आने के लिए. रोमांटिक्स बिलीव करते हैं कि इंसान नेचर से बना है और अगर वो नेचर से दूर चला जाएगा, साइंस की तरफ बेइंतहा चला जाएगा, तो वो अपनी ट्रू पर्सनैलिटी, अपनी ट्रू सेल्फ को खो देगा, भूल जाएगा. बस यही एक रोल था रोमांटिक राइटर्स का, इस एज का, रोमांटिक एज का और इस रोमांटिक मूवमेंट का, रोमांटिसिज्म का, कि वो इंसान को वापस उसकी नेचर के पास वापस लेकर आए, इंसान को वापस बताए कि यू आर एन इमोशनल बीइंग, आपके एहसासात है, जज्बात हैं, वापस नेचर में आओ, नेचर को एक्सप्लोर करो, उसकी खूबसूरती को देखो, उसको जानो, अंडरस्टैंड करो कि यू आर फ्रॉम द नेचर. यहाँ ना कि आप वापस साइंस और मशीनों और इंडस्ट्रीज़ में चले जाओ. यहाँ तक कि उस वक़्त में जितने भी ये पॉलिटिकल उतार चढ़ाव आ रहे थे उस टाइम के, जितने भी पॉलिटिकल अपहीवल से, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमने पिछले लेक्चर में बात की, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात की, इन सब के ख़िलाफ़ थी रोमांटिक एज. रोमांटिक एज का तो मकसद ये सब एक साथ मिलजुल के प्यार से, मोहब्बत से रहें, जबकि साइंस और रीज़न और अगर दिमाग और लॉजिक की बात की जाए तो दैट इज़ द अदर वे अराउंड, इज़न्ट इट. अब इसका मूवमेंट का जो इसने, पता है इन्होंने क्या किया, इसने काउंटर एक्ट किया. यानी काउंटर एक्ट का मतलब इस एज का जो रद्द अमल था
वो ये था कि इंसानी ज़िंदगी को मैकेनाइजेशन से हटा के इंसान की जितनी भी उसको मशीनी बनाया जा रहा है उससे हट कर इंसान के इमोशंस पे, इंसान की क्रिएटिविटी, खूबसूरती की क्रिएटिविटी, नेचुरल वर्ल्ड को देखा जाए कि वाकई में नेचुरल वर्ल्ड क्या, अदर देन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो बेसिकली इनकी फोकस ये थी कि इंसान को, लोगों को ये मटीरियलिस्टिक टाइम से खींच के वापस एक नेचुरल, एक नेचरफुल वर्ल्ड में लेकर आए, मटीरियलिज्म से हटा दें। अब इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है रिएक्शन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऊपर मैंने भी आपको बता दिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़ था, मटीरियलिज्म के ख़िलाफ़ थी ये। दूसरा, इसके अपने पॉलिटिकल आइडियल्स थे, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी लिटरेरी इनोवेशन, बेसिकली इन्होंने इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये एज इंसान के दिमाग की इनोवेशन, कुछ नया करने की सलाहियत, उसकी खूबसूरती, क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रही है। तो अब लेट्स इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिग इन करते हैं। अब अगर हम रिएक्शन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ें, तो विद द राइज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जाहिर है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आसमान पे हो गई, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनने लग गई, मशीनें बनने लगी, इंसान ही पूरी मशीन हो गया, रोमांटिक राइटर्स critique the dehumanizing effects of machines and factories. They longed for a return to nature and individual creativity. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का राइज हुआ, रेवोल्यूशन हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है हमारे पास, तो रोमांटिक राइटर्स ने ये जो एक क्रिटिसाइज़ किया है इस रेवोल्यूशन को, उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी ये मशीन्स और फैक्ट्रीज़ हैं ये इंसान को डीह्यूमनाइज कर रही हैं, मतलब कि इंसान में से इंसानियत ख़त्म कर रही हैं, इंसानियत ख़त्म करने के असरात इंसान पे पैदा हो रहे हैं। और वो लॉन्ग कर रहे थे, वो इस हसरत में थे, इंतज़ार में थे कि इंसान वापस नेचर के पास आ जाए, अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के पास आ जाए, मशीनों से हट जाए। नंबर 2, political ideas. Inspired by revolutionary ideals of liberty, equality, and fraternity, romantic writers believed in the power of the individual to create the change. अब यहाँ पे जो रोमांटिक राइटर्स हैं वो रेवोल्यूशन के सिर्फ इन आइडिया से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, यानी उसके साथ एग्री करते थे। अगर आपको कहीं पे आ जाए कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट के कौन से आइडियल्स थे जिसके साथ द रोमांटिक एज के थिंकर्स एग्री करेंगे या पूरी एज एग्री करेगी, तो आपको पता है कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स थे, जैसे कि लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रिटर्निटी, फ्रिटर्निटी माने भाईचारा, फेलोशिप, बाकियों के मीनिंग्स तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। तो रोमांटिक राइटर्स का ये यकीन था, ये बिलीफ था, और वो इन आइडियाज़ पे भी बिलीव करते थे। वो मानते थे कि एक इंडिविजुअल में इतनी सलाहियत है कि वो चेंज की, उसके लिए कोई चेंज ना क्रिएट करे, वो खुद चेंज क्रिएट कर सकता है, इतना वो क्रिएटिव है, इतना केपेबल है वो। इसके बाद आ जाता है बेटा लिटरेरी इनोवेशन। अब लिटरेरी इनोवेशन से माने, लिटरेरी इनोवेशन से माने हैं रोमांटिसिज्म gave birth to some of the most influential and imaginative literary works in the history, with poets such as William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, जिसे हम S.T. Coleridge कहते हैं, John Keats, as well as novelists like Mary Shelley being the key figures of the time. Literary innovation, ज़ाहिर है बेटा ये एज तो स्टार्ट ही बैलेट से हुई थी, तो जो कि एक जॉइंट पब्लिकेशन थी सैम्यूल टेलर कॉलरिज की और विलियम वर्ड्सवर्थ की। बेटा इन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखे थे, आप उसे बैलाड्स कहें, बैलेड्स कहें, जो भी आपको बेहतर लगे। तो उनकी ये जॉइंट पब्लिकेशन थी जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी, उसको हाईलाइट किया था, जबकि S.T. कॉलरिज जो हमारे पास सैम्यूल टेलर कॉलरिज है उसने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को हाईलाइट किया था। ठीक है, और वहाँ से ही रोमांटिसिज्म की एज हम मार्क करते हैं कि वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। जॉन कीट्स भी इसमें एक बहुत मेन किरदार अदा करता है, ये एक यंग ग्रुप ऑफ पोइट्स से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह इसमें कुछ नॉवेलिस्ट्स हैं, जैसे कि मैरी शेले है, बहुत बेहतरीन नॉवेलिस्ट है एज की। तो बेसिकली अगर हम इन पोइट्स की, इस नॉवेलिस्ट की बात करें, तो ये कुछ की मेंबर्स हैं, की फिगर्स हैं इस एज के, जिन्होंने इस एज में वंडर्स किए हैं, बेहतरीन लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं, बेहतरीन इमेजिनेटिव लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं। तो ये भी बड़ा एक
अहम किरदार अदा करते हैं इस एज को की एग्जिस्टेंस के लिए या स्टार्ट के लिए। अब चूँकि हमें थोड़ा-सा आइडिया हो चुका है कि हम अगर रोमांटिक्स की बात करते हैं या रोमांटिक राइटर्स की बात करते हैं या द रोमांटिक एज की बात करते हैं, तो हम किसी महज़ लॉलीवुड, बॉलीवुड या हॉलीवुड की रोमांस मूवी या रोमांटिक जेस्चर्स की बात नहीं कर रहे या रोमांटिक सीन्स की बात नहीं कर रहे। अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली रोमांटिक एज इज़ ऑफ सो मच वर्थ एंड एंटायरली सेपरेट जॉनरा, राइट? एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, अब हम इसके थोड़े करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं, ट्रेट्स क्या है इस एज के जो कि डिफाइन करते हैं इस एज को, मार्क करते हैं, जिससे कि हमें पहचान हो इस एज की। उसमें सबसे पहला तो आ जाता है एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। इमोशन और इमेजिनेशन पे जितना एम्फेसिस इस एज ने डाला है, मुश्किल है कि किसी और एज ने डाला हो, बल्कि डाला ही नहीं, बट बहुत ज़्यादा है इस पे एम्फेसिस इस एज की। इसका मेन डिफाइनिंग की फीचर है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई नोज एंड थ्रोट। ओके, unlike the Enlightenment's focus on reason and rationality, romantics celebrated intense emotions such as awe, fear, love and anger. ये कहते हैं कि जैसे कि Enlightenment का फोकस रीज़न और रैशनैलिटी में था, रोमांटिक्स का इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट था। रोमांटिक्स ने इंटेंस इमोशंस को सेलिब्रेट किया है, उनको प्रायोरिटाइज किया, एक्सेप्ट किया, जैसे कि ऑ का फीलिंग। जब आप बहुत खूबसूरत चीज़ देखते हैं, एक बहुत खूबसूरत इंसान देखते हैं या बहुत खूबसूरत नज़ारा, या जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आपके अंदर ये ऑ इंटेंशन आता है, ऑ जेस्चर आता है, उनका वाह, हाउ स्वीट, इस तरह ऑ फीलिंग्स। इसी तरह फियर, डर, लव, एंगर और बहुत सारे ऐसे इमोशंस, इन सब को सेलिब्रेट और हाईलाइट किया है रोमांटिक एज ने और रोमांटिक राइटर्स ने। दे बिलीव दैट डीप फीलिंग्स प्रोवाइडेड एक्सेस टू प्रोफाउंड ट्रूथ। इनका यकीन ये था कि जो बहुत गहरी फीलिंग्स होती हैं वो ही सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड ट्रूथ्स को हासिल कर सकती, उन्हीं की वजह से सच्चाई सिर्फ अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में है। Imagination was also prized as a source of creativity, offering escape from the limitations of reality. जहाँ पे अब हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम थोड़ी सी फैंटेसी और इमेजिनेशन की भी बात करेंगे। ये रोमांटिक एज कहती है कि इमेजिनेशन सोर्स है क्रिएटिविटी की। जब आप इमेजिन करते तभी आप क्रिएटिव होते हैं, और ये हमें इस दुनिया की तलखियों से या लिमिटेड बिलीफ से या लिमिटेशंस जो हमारी इस ज़िंदगी में, उससे थोड़ा सा ऑफ बोर्ड एक खूबसूरत सोच और नज़र के परे जहान में ले जाती है, कुछ वक्त ये खुशी दे जाती है। तो दिस इज़ हाउ दे emphasized ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। इसी तरह जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर। नेचर इज़ ऑफ की इम्पॉर्टेंस इन रोमांटिक एज। जाहिर है कि इसका जो वन ऑफ द मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसे द पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, उसकी तमाम पोइट्री में हमें नेचुरलिज्म, नेचर के बारे में चीज़ों का, जो एक बहुत मशहूर पोइम है आप लोगों ने अपनी एफएससी में की, द डेफोडिल्स, तो उसमें भी हमें ये, जितनी भी आप इसकी पोइम्स पढ़ें, आपको दरख्त, पौधे, पत्ते, फूल, पहाड़ यही नज़र आएंगे, बिकॉज ही इज़ द पोइट ऑफ नेचर। वो इंसान की नेचुरल लाइफ को, नेचर को, इंसान को नेचर से रिलेट करके डिफाइन करता। Anyways, let's read here. Nature was seen as a source of inspiration and spiritual renewal. Romantic writers often portrayed nature as a sublime, majestic, and awe inspiring, contrasting it with the corrupting influence of industrial society. नेचर को बेटा एक इंस्पिरेशन की, इंस्पायर करने की सोर्स समझा जाता था। आप देखें ना बेटा, बहुत भी डिप्रेस हो, कुछ भी, इवन साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप पौधों को देखते हैं, जब आप ग्रीनरी को देखते हैं, तो यू फील हैप्पी। हैप्पी हार्मोन इज़ रिलीज्ड, डोपामीन जिसे हम कहते हैं। अक्सर आप नहीं देखा, बहुत थक जाता है छुट्टियों में, आप हिल स्टेशंस की तरफ जाते हैं, वहाँ नेचर होता है। जब आप पहाड़ देखते हैं, जब आप खूबसूरत वादियाँ देखते हैं, आप जब सब्ज़ा देखते हैं, आप जब पानी देखते हैं और झरने देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इंस्पायर होते हैं,
आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। इसी तरह स्पिरिचुअल रिन्यूअल होता है, इंसान अंदर से स्पिरिचुअली प्योरीफाई होता है, आपके इमोशंस, आप डिटॉक्सिफाई होते हैं, आपके इमोशंस रिलीज़ होते हैं, आपको एक खूबसूरत एहसास पैदा होता है। रोमांटिसिज्म भी तो यही कहता है ना। रोमांटिक राइटर्स ने नेचर को बड़ा ही सबलाइम, शानदार, बहुत ही उसने उसको जो है ना मैजेस्टिक, अज़मत वाली एक ऑ इंस्पायरिंग क्रिएशन के तौर पर डिफ़ाइन किया है, जो कि बिल्कुल कंट्रास्ट करती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के करप्ट इन्फ्लुएंस को। उसने कहा कि जितना भी करप्ट इन्फ्लुएंस हमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से है, हम पे जो ये इन्फ्लुएंस है, उसके बरक्स फिर नेचर है जो कि इंतहाई खूबसूरत है, शानदार है, अज़मत वाला है, और इमोशन आप में वो करता है, जगाता है। जैसे कि पोइट्स हमारे पास वर्ड्सवर्थ हैं, उसने नेचर को एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन व्यू किया बेटा। बल्कि मैं अगर आपको यहाँ पे ये वर्ड बोलूँ ना, रिवियर्ड, इन्होंने ये लिखा है, पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ रिवियर्ड नेचर, व्यूइंग इट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द, रिवियर्ड माने बेटा काबिल एहतराम। तो वर्ड्सवर्थ ने नेचर को काबिल एहतराम समझा। उसने कहा कि ये द डिवाइन, द गॉडली सोर्स की रिफ्लेक्शन है, ये खुदा को रिफ्लेक्ट करता है। और हमारा दिन भी तो यही कहता है ना कि जब खुदा को पहचानना है, खुदा को देखना है, तो जाके दुनिया को देखो, दुनिया की बदलती हुई रुतों को देखो। आप देखें ना, जब वक्त बदलता है, रात से दिन, दिन से रात, ये सूरज, ये आसमान, ये पानी, ये झरने, ये दरख्त, ये पहाड़, इसको देख के खुदा का एहसास नहीं होता क्या हमें? इसको देख के हमें ऐसा लगता है जैसे कि देयर मस्ट बी अ डिवाइन सोर्स, डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन। तो वर्ड्सवर्थ का भी बिल्कुल यही व्यू था। इसी तरह थर्ड पर आ जाते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक trait of this age. The Romantic age celebrated the individual, emphasizing personal freedom, self-expression, and the importance of personal experiences. Romantic age ने individualism को बहुत प्रायोरिटाइज किया है। सी, हम इतनी खूबसूरती से लेक्चर पढ़े हैं, बाहर गाड़ी के कितना गंदा हॉर्न था। दिस इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी खूबसूरती को करप्ट कर रही है। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली हमारे पास एक एग्जांपल आ गई जो मैंने समझाया उसकी। अच्छा, एनीवेज, तो रोमांटिक एज कहती है कि वो इंडिविजुअल को एक पर्सनल फ्रीडम की पूरी पूरी इजाज़त देती है। वो कहते हैं इंडिविजुअल को एक ऐसा बीइंग समझती है जिसके पास हर चीज़ का फ्रीडम है, उसकी पर्सनल सेल्फ एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ये नहीं कि साइंस हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, या एम्पेरिकल फैक्ट्स हमारे पास, या एम्पेरिकल रिजल्ट्स हो हमारे पास, नहीं नहीं नहीं। रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज कहती है नहीं, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह दिस पीरियड सॉ अ डिपार्चर फ्रॉम द सोसाइटल कन्वेंशंस एंड रिस्ट्रेंट्स ऑफ अर्लियर पीरियड्स। जाहिर है जो रुकावटें थी, जो कंट्रोल था पिछले पीरियड्स का, जितने भी सोसाइटल कन्वेंशंस थे, रिस्ट्रेंट्स थे जितने अर्लियर टाइम के, उससे एक किस्म का ब्रेक दिया इस एज ने हमें, कि इन सब प्री कंसीव्ड बिलीव्स, रिलीजन, एंटी रिलीजन, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड मॉरल्स, देन अगैन साइंस, इन सब से हमें लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक ब्रेक दिए, लेके हमें नेचर की तरफ ले गई, खूबसूरती की तरफ, जहाँ हमारा जहन आज़ाद और फ्री हो सके, हम इंसान को उसकी इंसानियत का मौका मिल सके, उसको इंसानियत गुजारने का मौका मिल सके, राइट। इनकरेजिंग राइटर्स टू एक्सप्रेस देयर यूनिक विजन्स ऑफ लाइफ, जिधर इस एज ने राइटर्स को इजाज़त दी है कि आप इन सब नॉर्म्स को तोड़कर, शन करके अपने यूनिक विजन्स देखें लाइफ के ऊपर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड, ना कि किसी पुराने एजेस के या किसी सोसाइटी के कन्वेंशंस या नॉर्म्स, या उसके ज़ोर में आके, रिस्ट्रेंट्स के ज़ोर में आके आप लिखें। नहीं, बेबाक होने का इख्तियार दिया है इस एज ने हमें और उस राइटर्स को, कि आप बग़ैर किसी सोचो, किसी डर के, किसी सोसाइटल नॉर्म के, आप अपने मुताबिक लिखें, अपनी खूबसूरती, अपनी ज़ुबानी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिखें।
बी इट रियलिटी बी इट फैंटेसी, बट मेक इट नेचरफुल। तो ये इस एज का मैं कहूँ कि मोटिव था। एनीवेज, कमिंग टू द फैसिनेशन विद द सुपर नेचुरल एंड गॉथिक, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। गॉथिक इज़ समथिंग वेरी डार्क, वेरी ग्लूमी, वेरी हॉरर। और सुपर नेचुरल तो आपको पता है वो एग्जिस्टेंसेस जो नेचर से बालातर होती है, परियाँ, देव, जिन्नात, मिरेकल्स, ये सारी चीज़ें सुपर नेचुरल चीज़ें। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। मैनी रोमांटिक वर्क्स एक्सप्लोर्ड द मिस्टीरियस एंड सुपर नेचुरल एंड द अनकैनी। बेटा, मिस्टीरियस ऐसे तशवीश करने वाली चीज़ों को कहते हैं सुपर नेचुरल, का मैं आपको बता चुकी हूँ। और अनकैनी का मतलब होता है गैर मामूली, स्ट्रेंज सी चीज़ें। अब रोमांटिक वर्क्स ने इन चीज़ों को भी बड़ा एक्सप्लोर किया। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो बड़े मेन राइटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ है और एस टी कॉलरिज है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नोन फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर, हिज पोइट्री ऑफ नेचर, पोइट ऑफ नेचर ऐसे कहा जाता है। उसका किरदार था नेचर के ऊपर लिखना। जबकि सैम्यूल टेलर कॉलरिज, एस टी कॉलरिज की अगर हम बात करें तो उसने सुपर नेचुरलिज्म पे लिखा है। उसने सुपर नेचुरल बींग्स या सुपर नेचुरल पे एस टी कॉलरिज ने लिखा है। तो ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द पोइट ऑफ सुपर नेचुरल, या फिर ही ग्लोरिफाइड द सुपर नेचुरल, राइट। या इसने जितनी भी स्टोरीज़ लिखी हैं, इट्स नॉट नेसेसरली पोइम्स, बट जितनी भी इसने चीज़ें लिखी हैं, दैट वाज ऑन द सुपर नेचुरल क्रिएशंस, राइट। अब अगर हम गॉथिक लिटरेचर की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये वो लिटरेचर जिसमें बड़ी डार्क, ग्लूमी और हॉरर चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो विद इट्स डार्क सेटिंग्स एंड एरियस एटमॉस्फेयर, एरी का मतलब होता है बेटा, मैं आपको कह दूँ, गैर मामूली, स्ट्रेंज, ख़तरनाक सा एटमॉस्फेयर। तो आपको मैं बताऊँ कि इट बिकेम इमेंसली पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा, ये हॉरर फिक्शन जो है, इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस एज, ठीक है, जो हम आजकल देखते हैं, ये हॉरर मूवीज़ और हॉरर चीज़ और हॉरर फिक्शन। तो इस एज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसे मैरी शेले ने का वर्क है फ्रैंकनस्टीन। फ्रैंकनस्टीन एक जिन होता है जो इंसान ने बनाया होता है, अपने जैसा कोई एक अलग सा क्रिएशन बनाया होता है, देव टाइप। इसी तरह एडगर एलन पो, ये एक अमेरिकन पोइट हैं। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना गॉथिसिज्म पे, यानी ख़तरनाक और ऐसी ग्लूमी और वियर्ड वियर्ड थीम्स के ऊपर बातें की हुई हैं। तो इट वाज़ वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस एज। तो अगर आपसे पूछा जाए सुपर नेचुरल और गॉथिक लिटरेचर का प्रोमिनेंट है, तो डेफिनेटली इट वाज इन द एज ऑफ द रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज ऑब्वियसली। इसी तरह बेटा इसमें हमारे पास इंटरेस्ट इन द पास्ट की अगर बात करें, पास्ट को ज़ाहिर है बेटा नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा है इस एज में, पुराने वक़्तों की, पुराने लोगों की, पुराने अफ़ेयर्स की याद दहानी बहुत ज़्यादा है इस एज में। रोमांटिक्स वर फ़ैसिनेटेड बाय हिस्ट्री, पर्टिकुलरली द मिडल एजेस। रोमांटिक्स को हिस्ट्री बहुत पसंद थी, ख़ास तौर पर मिडल एजेस का टाइम, जहाँ पे वो बादशाहों की बहादुरी के किस्से और ख़ूबसूरती और मोहब्बत के नाम पे मर कट जाना, और ऑनर के नाम पे मरकट जाना, और अपनी वो जेंटलमैनशिप, लेडीशिप, ये सारी चीज़ें रोमांटिक्स को बहुत पसंद थी। ज़ाहिर है, और अब ये बात मैं कर रही हूँ तो वो मिडीवल शिवैलरी को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते थे। बेटा मिडीवल टाइम्स में जो ये सॉरी फॉर द कट, पता नहीं कोई मसला हो गया था, एनीवेज। तो बेटा बात यहाँ पे मैं आपको मिडीवल टाइम की बता रही थी। मिडीवल टाइम में ना जो नाइट होता था उनका, जो आप मैं कहूँ जो लोगों की हिफाजत करने वाले, जैसे आजकल फ़ौजी होते हैं, जवान होते हैं, तो उस वक़्त नाइट्स हुआ करते थे ना। तो उनका जो नाइट होता था उसका ये काम था कि वो औरतों की इज़्ज़त करे, अपने लॉर्ड को ओबे करे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, मोहब्बत के नाम पे, औरत को प्रोटेक्ट करने के नाम पे मर कट जाए, मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो जेंटलमैन्स पे। तो इस चीज़ को आ, ये रोमांटिक एज ने बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ किया। रोमांटिक एज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ऐसी टाइप के यू नो
ज़ाहिर है कि रोमांटिक्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है वो रीज़न, सेंस और सेंसिबिलिटी के ख़िलाफ़ की बातें हैं ना। वो ऑनर की बात करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, वो सैक्रिफ़ाइस की बात करते हैं। तो जितने भी ओल्ड टाइम्स थे, मिडल टाइम्स, तो उसमें वो ऑनर, सैक्रिफ़ाइस, लव और ऐसी चीज़ों की थीम्स को प्रमोट करना पसंद कर रहे थे। तो ज़ाहिर है कि हम कह सकते हैं कि इनका एज पास्ट टाइम्स में बहुत ज़्यादा था। एक किस्म का नॉस्टैल्जिया था रोमांटिक्स का, कि टुवर्ड्स इट्स द मिडल एजेस, टुवर्ड्स द मिडल एजेस, राइट। इसी तरह डिस्टेंट पास्ट को, ज़ाहिर है कुछ पास्ट की यादों को, आप जितनी भी इसकी राइटिंग्स चेक करें तो उसमें भी पास्ट की याद दहानी बहुत ज़्यादा है। नॉस्टैल्जिया, आपको नॉस्टैल्जिया पास्ट वक्तों की, गुजरे हुए वक्तों की याद दहानी को कहा जाता है। तो नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। फ़ोकलोर इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन था इस एज में। फ़ोकलोर, जितने भी हमारे पास वो इलाकाई किस्से नहीं होते, लेजेंड्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन पे हम यकीन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा और उसके हिसाब से हमने अपने बिलीव्स बनाए होते हैं। तो रोमांटिक्स को वही इलाकाई किस्से बहुत पसंद थे और उसको उन्होंने इन्हांस भी किया, आइडियलाइज़ भी किया है और सेलिब्रेट भी किया। और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रोमांटिक राइटर्स के कामों में मिलेंगी। इसी तरह मैनी राइटर्स यूज्ड हिस्टोरिकल सेटिंग्स इन देयर वर्क्स टू वोक अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड ग्रैंड्योर, सच एज सर वॉल्टर स्कॉट्स हिस्टोरिकल नॉवेल्स। बेटा यहाँ पे कह रहे हैं ना कि डिफरेंट मिस्ट्री और ग्रैंड्योर, मतलब रोमांटिक एज ही खूबसूरती का नाम है ना। खूबसूरती की बात यहाँ पे चल रही है, तो खूबसूरती न्यू वर्ल्ड में तो रोमांटिक को नज़र नहीं आ रही थी। उसके तो अगेंस्ट उन्होंने रिएक्शन, ये मूवमेंट थी न्यू वर्ल्ड के ख़िलाफ़, सही है, एनलाइटनमेंट के ख़िलाफ़, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एज ऑफ रीजनिंग, साइंस के ख़िलाफ़, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़। तो फिर पुराने जितने भी इनके राइटर्स थे, ख़ास तौर पर ये सर वॉल्टर स्कॉट की अगर हम बात करें, उसने जितने भी हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे, तो उसकी सेटिंग की अगर हम बात करें, तो आप देखिए पुराने ज़माने का सेटिंग होती थी, एरिया पुराने ज़माने का सारा कुछ, और उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी होती थी, अपना किस्सा बनाया होता था, जिससे कि एक बहुत ग्रैंड और शानदार अफेक्ट मिलता था। चीज़ों को बहुत शानदार और ग्रैंड करके दिखाया गया और एक मिस्ट्री सी मालूम होती थी। अभी भी आप देखें ना, डिफरेंट मूवीज़, डिफरेंट सीरीज़, तो उसमें आप देखें जितनी भी ये फ़िक्शंस हैं, तो वो पुराने वक्तों को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया होता है, सेटिंग पुराने वक्तों की होती है। तो आपको राइट अवे नॉस्टैल्जिया फ़िक्शन में नज़र आ जाएगा, रोमांटिक एज से जितना भी एफिलिएट करता है, राइट। इसके बाद बहरहाल फोकस ऑन कॉमन लाइफ एंड सिंपल लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंडियोर से आप ये ना समझ जाएं कि सिर्फ ग्रैंड को, नहीं। रोमांटिक एज का फोकस सिंपल लाइफ पे था, कॉमन लाइफ पे था, लैंग्वेज का इस्तेमाल सिंपल हो। इससे पहले जितना भी लिटरेचर लिखा जाता था बेटा, ख़ास तौर पर एलिज़ाबेथन टाइम्स में भी, तो वो बड़ी मुश्किल और बड़ी ग्रैंड और बहुत आलीशान ज़बान में लिखा जाता था। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के लिए उनकी थीम्स होती थी, और बड़े बड़े लोगों के लिए उन्होंने लिखा होता था, बड़े शान और शौकत के अंदाज में लिखा गया था। जबकि जो रोमांटिक पोइट थे, स्पेशली अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें, तो ही चैम्पियन द यूज़ ऑफ सिंपल everyday language in their works to make poetry accessible to the ordinary people. डिफरेंट पोइट्स, ख़ास तौर पर विलियम वर्ड्सवर्थ और बाकी बहुत सारे, उन्होंने जितनी भी पोइट्री की है रोमांटिक एज में, वो बड़ी सादा और सलीस और आसान ज़बान में, ख़ास तौर पर हम यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें, ताकि वो ज़बान हर किसी को समझ, अब मैं भी समझ सकूँ, आप भी, हर कॉमन बंदा वो ज़बान समझ सके और दिल की बात दिल तक पहुँचा सके, ठीक है। तो आइडियाज़ ग्रैंडियोर थे इस वक्त की, लैंग्वेज ग्रैंडियोर नहीं थी, आइडियाज़ लिमिटलेस थे, लिमिट को रोक दिया था, लिमिटलेस कर दिया था, पाबंदियाँ ख़त्म कर दी थी, सरहदें ख़त्म कर दी थी, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव सिंपल था, बस इतनी सी बात है, ताकि हर किसी को समझ आ पाए, राइट। दे सेलिब्रेटेड द लाइव्स ऑफ कॉमन फोक, कॉमन लोगों की, कॉमन कहानियाँ, कॉमन लोगों की ज़िंदगी को सेलिब्रेट। आप इसमें महाराजाओं राजाओं की नहीं, आपकी और मेरे किस्से डिस्कस किए गए हैं। मुझे और आपको खूबसूरत किया गया, इस वक्त के राइटर्स ने हमें किया खूबसूरत। फाइंडिंग ब्यूटी इन रूरल सेटिंग्स एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ पेस्टोरल लाइफ, रूरल सेटिंग्स को खूबसूरत दिखाया गया है। देखो ना
कि गाँव का कितना खूबसूरत माहौल हो सकता है। और पेस्टोरल लाइफ वो लाइफ होती है कि जहाँ पे मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जांपल, अ लाइफ इन विच पीपल कीप एनिमल्स सच एज cows एंड sheep दैट फीड ऑफ द लैंड। आपने देखो गडरियों की, चरवाहों की जो ज़िंदगी होती है, शेफर्ड्स की ज़िंदगी होती है, जहाँ पे आपने ये लाइफ स्टॉक रखा होता है, काउस, मुर्गियाँ, ये सारी बतखें वतखें और ये चीज़ें रखी होती हैं, और वो ज़िंदगी हाईलाइट की है। बेसिकली इस एज का मकसद ये था कि अदर देन द मशीन वर्ल्ड, अदर देन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अदर देन द लग्जरी sofas and beds and different ornaments and luxury houses, there is much more beauty in the simplicity of just exploring the nature, and that's all about romantic age. That's how you will understand yourself. And truly इस lecture की length से आपको समझ आएगा, it is one of my favorite ages, if I say it, the only favorite age, अगर मैं इस तरह I put it in the words. Yet it is a very important age. Please read down its conclusion by yourself, and I hope you get somehow a little gist of the age, which is so beautiful. With that, best of luck for your exam and see you next semester. Bye.